कुछ जानकारी अध्यापकों के लिए। अपनी अपनी रंगतें। इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीजों के बारे में हैं जिन्हें आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब शायद यह सोचना जरूरी है कि विरासत किसे कहते हैं। विरासत में उन सब बातों और चीजों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती हैं। पुरानी इमारतें और स्मारक, चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीजों में शामिल हैं। इस तरह की विरासत को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते। उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज खाते हैं, विशेष दिनों पर जो पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, या जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब हमारी विरासत का अंग हैं और हमारे रोजाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिलकर हमारी संस्कृति कहलाएंगी। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में शामिल रचनाएं संस्कृति के कुछ विशेष पहलुओं को उभारती हैं। खिलौने वाला। ये कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिनसे बच्चे खेलते रहे हैं। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज रहा है। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहां वे बनाए गए हों। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण या प्रतीक मान सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई त्योहार हैं जिन्हें मनाते समय खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की बकरियां और लट्टू बनाए जाते हैं। लकड़ी के इन खिलौनों पर लाख के रंगों की चमकदार पॉलिश रहती है। फसलों का त्योहार। इस लेख में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को सुनकर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित हैं, तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। खाने पीने की चीजें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन ऐसी भी कई चीजें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती, फिर भी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वे सुंदर हैं। नन्हा फनकार कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो पत्थर को तराशकर उन पर घंटियां बनाता था। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहां चाह वहां राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर मां की शॉल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे
कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियां हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है, जो हमें वहां के समाज की एक झलक देती है। हम यदि अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएं पढ़ें या किसी बड़े बूढ़े से सुनें, तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5। रिमझिम 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। कुल पृष्ठ 152। पृष्ठ 1 से 4 में पाठों की सूची, कुछ चित्र तथा अध्यापकों के लिए निर्देश हैं। पृष्ठ संख्या 5, पाठ 1, राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूं। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। पृष्ठ 6। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना।
एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भीड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। पृष्ठ संख्या 7। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। पृष्ठ संख्या 8। अभ्यास। भोला भाला। 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क. तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? ख. तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? शहर की तरफ। 1. मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क. मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? ख. उसने अपने बेटे को भीड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? ग. तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहां रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। 2. जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ। 3. गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है।
इन संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर। वेशभूषा। ख, हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तुम शेर, मैं सवा शेर। 1, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। पृष्ठ 9। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। 2, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। बात को कहने के तरीके। 1, इस कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से जिंदगी चल रही थी। ख, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूं। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। 2, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? पृष्ठ 10। नाम 2। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। यहां तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बता रहे हैं। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। इसी के साथ
रिमझिम भाग 5 का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का ये पाठ, दुनिया की छत, पृष्ठ 11 से 12 तक। पृष्ठ 11। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहां बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहां की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। पृष्ठ 12। इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहां का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का ये पाठ
दुनिया की छत समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।